हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज इंडोनेशिया में एक पाकिस्तानी समेत 14 गैर मुल्कियों को ड्रग स्मगलिंग के इल्ज़ाम में, ड्रग ट्रैफिकिंग भी उसे कहते हैं, उसके इल्ज़ाम में अब से कुछ देर बाद सज़ाए मौत दी जा रही है। फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए उनको सज़ाए मौत पर अमल दरामद कराया जाएगा। बहुत 2 से 3 रोज़ तक इस मामले पे, जब से मामला सामने आया, पाकिस्तानी शहरी जुल्फ़िकार अली का, जो कि लाहौर के हैं, 52 साल उनकी उम्र है, उन्होंने एक लास्ट मिनट अपील की थी जिसको उनकी फैमिली ने पाकिस्तान में उठाया, जिसके मुताबिक उनको जो है फ्रेम किया गया इस पूरे केस में, और यह है कि उनके लीगल प्रोसेस में लैक्यूनास हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस ने उठाया ये मसला। उसके अलावा वहाँ जो हमारा हाई कमीशन है, उन्होंने ये मसला उठाया। मगर अब जो सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर बाद इस सज़ा पर अमल दरामद हो जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद का कहना है कि इन तमाम अफराद को जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए सज़ाए मौत दी जाएगी। इससे कबल इंडोनेशिया के हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, भारत और जितने लोग इसमें मुलव्वस थे, उनके ममालिक के भी, जिसमें नाइजीरिया, ज़िम्बाब्वे और भारत का शहरी भी शामिल है, उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी और कहा कि इस सारे मसले के ऊपर लीगल प्रोसेस को फॉलो किया गया है। रॉयटर्स का कहना है कि जुल्फ़िकार अली समेत तमाम मुजरिमान की सज़ा पर अमल दरामद जावा के जजीरे में की जेल में होगा, जहां पीर को उन्हें मुंतकिल किया गया, फैमिलीज़ को किया गया, फैमिलीज़ से उनकी बात कराई गई। इस सारी सूरत हाल में UN सेक्रेटरी जनरल ने भी एक अपील की, जिसमें बान की मून साहब ने, उन्होंने कहा कि जाहिर है कि हम सज़ाए मौत पर अमल दरामद के ख़िलाफ़ हैं और हम समझते हैं कि सज़ाए मौत किसी चीज़ का हल नहीं है। जो फैमिली ने 2-3 रोज़ तक पाकिस्तानी TV चैनल्स को बताया, उनका ये कहना था कि शुरू में जो है जुल्फ़िकार अली सारे मामले में मुलव्वस नहीं थे। एक भारतीय शहरी जो गुरमीत सिंह हैं, इंडोनेशियन शहरी हैं वो वैसे, हाँ, लेकिन मतलब भारतीय निजात हैं। हाँ, भारतीय निजात के। अच्छा, ये जो अब देखें, सवाल ये नहीं है कि सज़ाए मौत का सवाल नहीं है, क्योंकि आखिरकार सज़ाए मौत पाकिस्तान में ही है, और सवाल है कि क्या लीगल प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं। और देखें, जाहिर है कि फैमिली तो यही कहेगी कि जी बेगुनाह है, लेकिन सिर्फ वो नहीं कह रहे। मैं तो आपको थोड़ी सी एक और डिटेल्स बता देता हूँ। डॉक्टर हफीद अब्बास जी, जो इंडोनेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में डायरेक्टर जनरल ऑफ ह्यूमन राइट्स रह चुके हैं, ठीक है। अब कुछ 10 साल पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी इंडोनेशिया के लीगल सिस्टम के बारे में कि जी आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती, फ्लॉड होती है, और फिर आप लोगों को सजाए मौत दे देते हो। जैसे आपने बताया, इंडोनेशिया में सजाए मौत दी जाती है एक मखसूस जजीरे पर, एंड बाय फायरिंग स्क्वाड, ठीक है। तो उस वक्त हफीद अब्बास क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में थे, तो उन्होंने काफ़ी केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें जुल्फ़िकार अली का केस भी था, ठीक है। जुल्फ़िकार अली को सन 2005 में सजाए मौत सुनाई गई, और इल्ज़ाम ये था कि 300 ग्राम हेरोइन उनसे बरामद हुआ था। और जैसे आपने अभी कहा कि निशानदेही उनकी की थी एक इंडोनेशियन शहरी गुरदीप सिंह ने, जिसको 2004 में इंडोनेशिया के जकार्ता एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद तमाम रिंग को उनके मुताबिक उन्होंने बस्ट किया गया, तो गुरदीप सिंह, इंडोनेशियन हुक्काम ये कह रहे हैं कि हमने हमारी एक पॉलिसी है, और जाहिर है जैसे आप सऊदी अरब में भी देखते हैं, बिल्कुल जो ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर जो है सजाए मौत है। और इंडोनेशिया तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं सुनता, तो छोड़ दें, हमारी कौन सुनेगा वो। अब मसला ये है कि गुरदीप, अच्छा, गुरदीप सिंह को भी जुमे के रोज फायरिंग स्क्वाड से एग्जीक्यूट करना है। बाकी बाद में उसने कहा कि नहीं, मैंने जुल्फ़िकार अली के बारे में जो कहा था वो झूठ था, और मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप और लोगों को की निशानदेही करें। अच्छा, चले, वो भी अपनी जगह। दोबारा बात करते हैं हाफिज अब्बास की जो इन्वेस्टिगेशन थी, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बाकायदा पाकिस्तान भी आए थे तहकीकात करने के लिए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की इंडोनेशियन गवर्नमेंट को, जिसमें वो कह रहे थे कि जी जुल्फ़िकार अली मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बेगुनाह है। ये रिपोर्ट उन्होंने इंडोनेशिया के साबिक सदर को भी पेश की, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अभी एक बार फिर उनका एक बयान आया कि जी मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी एज अ ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बेगुनाह है। अच्छा, एक इम्पार्शल के नाम से ह्यूमन राइट्स मॉनिटर भी है इंडोनेशिया में, और वो भी
इंडोनेशिया के अभी जो सदर हैं जोको, उनको भी अपील की है कि जी इसको टॉर्चर किया गया था जुल्फ़िकार अली को, और इस पर कार्रवाई इसलिए हुई थी क्योंकि इसने रिश्वत देने से इनकार किया था इंडोनेशियन अथॉरिटीज़ को, तो फिर इस पर ये केस बनाया गया। तो ये भी तो जाहिर है क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि जाहिर है 2005 में गिरफ़्तार हुए, तकरीबन 12 साल 11.5 साल वो जेल में रहे, उनको सज़ाए मौत जब हो गई थी उसके बाद एक पूरा लीगल प्रोसेस अपील्स फॉलो हुई। तो अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है लवाहिकीन की जानिब से कि भाई हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो है हमारे फॉरेन ऑफिस और उन्होंने, जैसे आपने कहा कि इंडोनेशियन वहाँ से इन्वेस्टिगेटर भी आए, तो जाहिर है बात इनकी चल रही थी और लास्ट मिनट हम लोगों ने अपील भी की, लेकिन जाहिर है उसका बिल्कुल वही है जिस तरह सऊदी अरब है कि वो भी नहीं सुनता अगर किसी की भी वो हो इस सारे उसमें, एंड देयर आर इंडोनेशिया जनरली किसी की भी नहीं सुनता है इस केस में। और स्पेशली मुझे याद है आई थिंक शायद पिछले साल की बात थी कि एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल का भी केस था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, फिर स्पेनिश कुछ नेशनल्स का भी केस था इस तरह के जिन पे ड्रग्स के केस थे, और उन्होंने जो है ना इनकी अपीलें मानने से इनकार कर दिया था। ज़ाहिर है इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत बातें उठती हैं, कहा यह जाता है कि आप इंडोनेशिया जो है अपना लीगल सिस्टम है उसको ठीक करे और जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो उनको सही करे, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से इंडोनेशिया ने कहा है, उनकी एक जो मैं ये अटॉर्नी जनरल का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमारा मकसद ये है कि हम ड्रग ट्रैफिकर्स के ख़िलाफ़ हैं और हम ड्रग यूज़र्स को फांसी नहीं देते। अब उसमें जो है मतलब उनका कहना है कोई फांसी नहीं हाँ वैसे तो जाहिर है, लेकिन ये कि उन्होंने बयान एक सिंपल यही दिया और साथ ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि जनाब उन्होंने कहा है इंडोनेशिया के लिए ना ये एक नेशनल सॉवरेनिटी का इशू बन जाता है, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया की कनेक्शन हो, क्योंकि ईस्ट तिमोर और उनकी काफ़ी जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी रहेंगे, तो उनके तुम कौन होते रोकने के लिए। एक बात थोड़ी अजीब है कि बहुत ही केस डिबेट हुआ है और बिल्कुल क्योंकि एक पाकिस्तानी शहरी है तो एक टेक अप करना होगा, लेकिन हमारे सजाए मौत तो हमारे यहाँ भी है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हमारी भी कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं होती और हमने इस तरह के बहुत केसेस देखे हैं। तो लेकिन आपको लगता तो नहीं है कि इसमें को पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात में को रखना पड़ेगा या ऐसे नहीं मामूली पाकिस्तानी शहरी है सर, उसको फांसी दे देंगे, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। आई डाउट इट वेरी मच। लेकिन पॉइंट ये है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो लोग पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और कह रहे हो, और अगर कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप कहता है कि जी ये नहीं है इन्वेस्टिगेशन तसल्ली बख्श नहीं है, इसमें फ्लॉज है, तो फिर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं कि नहीं आप तो चाहते हैं कि कातिल रिहा हो जाए वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर इंडोनेशिया भी कुछ ऐसी ही बात करे तो हम क्या जवाब दे सकते हैं, ये भी एक सवाल है। और जो सूरत हाल है कुछ ममालिक में जिनकी एक पॉलिसी है कि हमने सज़ाए मौत देनी है और सर्टन क्राइम्स के ऊपर देनी है, तो वो नॉर्मली फिर नहीं सुनते इंटरनेशनल अपील जो है। और दूसरी बात ये भी है कि अब अगेन जस्ट टॉकिंग टू फ्रेंड्स जो कुआलालंपुर जो सॉरी इंडोनेशिया में है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वहाँ के पाकिस्तान की एम्बेसी और कौंसुलर स्टाफ भी को ख़ास एक्टिव नहीं है। तो ये सोचना कि जी 2005 में जब इनको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त इनका केस टेक अप होगा, नहीं है सर, लास्ट मिनट पे एक रूटीन किस्म का की अपील की जाएगी, उनको भी पता है कि अपील रिजेक्ट ही होनी लेकिन ये है कि क्योंकि पाकिस्तानी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर वहाँ जो हैं सैयद जाहिद रज़ा, उनको कोट किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकाम को इंडोनेशिया के हुकाम ने बता दिया है कि इन अफराद की सज़ा पर फौरी यानी आज अराउंड थर्सडे फ्राइडे मिडनाइट पे अमल हो रहा है, तो इसके बाद जो है कोई अपील जो है वो नहीं सुनी जाएगी। और एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इंडोनेशिया के अटॉर्नी जनरल ऑफिस के तर्जुमान का भी कहना है कि ये अमवात हमारे मुस्बत कवानीन पर अमल दरामद हैं और इनमें ताख़ीर या तातुल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। सो दैट मीन्स दैट वाज वेरी मच द एंड ऑफ द केस। इंडोनेशिया में इस साल के पहली दफ़ा है पहली बार किसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पिछली दफ़ा पिछले साल अप्रैल में एग्जीक्यूशन हुई थी और हाँ उसमें 2 ऑस्ट्रेलियंस एंड्रू चैन और म्यूरन सुकुमरन
exactly. भी इन्वॉल्व। उनके भी ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा अपील की थी, बहुत अपील की थी, वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसको मुस्तकिल इसको 2-3 माह कैंपेन चलाई थी, लेकिन जाहिर है कि कुछ नहीं हुआ। चलें फ़िलहाल वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद कुछ बात करें घोटकी की, जहाँ पर कुछ मजहबी मनाफरत के वाक़यात हुए, उसके बाद क्या सूरत हाल है उस बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और घोटकी के इलाके जो डहरकी है, वहाँ पर कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती और हिंदू ताजर की हलाकत के बाद कशीदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एक अमन रैली का इनेकाद किया गया। आपको ये बताते चले कि इस इलाके में 2 रोज़ से खासी टेंशन थी। कहा यह जा रहा है कि एक हिंदू जो कि ज़हनी तौर पर अनस्टेबल था और उसने पहले इस्लाम कबूल किया और फिर एक मस्जिद में रहने लगा। उसके बाद कुछ उसने ऐसा किसी ने उसको उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट की कि वो उसने जो है कुरान पाक की बेहुरमती की है, जिसके बाद इलाके में लोगों ने एहतजाज किया। उस एहतजाज के दौरान गोली भी चली और एक हिंदू ताजर हैं जिनका नाम है सतीश दीवान सतीश, वो उनकी मौत हो गई और एक जो है हिंदू उनके दोस्त वहाँ पर ज़ख्मी हुए। ख्याल यही था कि इसके बाद खुदा न करे वहाँ मजहबी मनाफरत जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हुकाम थे वो वहाँ पहुँचे। इलाके में अभी तक दफ़ा 144 लगी हुई है। 100 से ज़ायद जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन आज वहाँ अमन रैली निकाली गई और वो भी DSP जो है उनकी DIG सखर की क़यादत में निकली। उसमें वज़ीर आला सिंध के साबिक़ मुशीर क़य्यूम सोमरो भी शामिल थे और उन्होंने वहाँ कहा कि बिलावल भुट्टो ने स्पेशली उनको भेजा है डहरकी के, वहाँ जाकर के जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके दरमियान टेंशन दूर कराएं, पुलिस को अपना काम करने दें और किसी भी किस्म की टेंशन जो है उसको वहाँ जाकर रिलीज करें। अब ये जो है सिचुएशन ये बहुत आसानी से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि आप ये ना कि ये वाकया पेश हुआ था ट्यूसडे को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मुजाहिरीन ने एक धरना दिया नेशनल हाईवे के सेक्शन पर, उसके बाद एक हड़ताल हुई और फिर मुजाहरे हुए और टायर जलाए गए और कोशिश की गई कि जो हिंदू ताजरों की दुकानें हैं उन पर भी हमला किया जाए, ठीक है। वहाँ पे फिर सखर के SSP अमजद शेख पहुँचे मौके पे एकदम, और ये बहुत कमेंडेबल बात है कि एकदम उन्होंने एक्शन लिया और वहाँ पे लोगों को कन्विंस करने गया कि जी आप ये धरना रोक दें, लेकिन फिर उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ, ठीक है। लेकिन वहाँ से बच के जो अक्यूज थे उनको किसी अननोन लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया। ये नहीं कि भाई लोकल थाने में ले जाओ ताकि वहाँ पर भी मॉब गैदर हो जाए। अब जब भी इस तरह का कोई केस सामने आता है, ठीक है, अब ये ज़हनी मरीज था, ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ड्रग एडिक्शन भी थी, इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और फिर क्या होता है कि कुछ अनासर एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे जो उस दिन डॉन की रिपोर्ट, उस दिन के एक दिन बाद डॉन में जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया है कि जो लोकल मजहबी जमातों के सियासी मजहबी जमातों के जो रहनुमा थे, जिसमें पूरी पार्टी अगर ना भी हो तो कुछ लीडर्स जमीयत उलमा इस्लाम के और अहले सुन्नत वल जमात के, वो फिर इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं कि जी सिवियर पनिशमेंट हो और ये हो, और ये एक बहुत एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है। हमने ये गोजरा में भी देखा है, हमने पंजाब में तो अक्सर देखते रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में सिंध में भी हमने देखा है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में एक खास तौर पे जो सिंध और पंजाब के बॉर्डर एरियाज है वहाँ ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। जी हाँ, इस तरह के जो है ना, और फोकस भी किया जा रहा है मजहबी जमातों से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अनफॉर्चुनेटली मजहबी जमातों को तो चाहिए कि मरहम लगाएं जख्मों पर, लेकिन यहाँ वो तेल छिड़कते हैं। लेकिन बिल्कुल अब अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखें इंडिया का, फॉर एग्जांपल, हाँ, बीजेपी या RSS का भी पैटर्न अगर आप देख लें, ठीक है, तो अगर ये फॉर एग्जांपल कोई बीफ का ईटिंग इंसिडेंट हो गया है, कोई दलित इंसिडेंट हो गया है, तो वो आग पर
तेल छींकते हैं। अभी जो खवातीन को मारा गया वो है भी, वहाँ पर। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्योंकि जब लोग तकसीम होंगे तो आपका वोट बैंक और आपकी सियासत चमकेगी। लेकिन ये एक बहुत अप्रिशिएबल बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने भी इस पे इमीडिएट एक्शन लिया है, एसएसपी ने भी लिया है, और कि ये सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक महदूद नहीं है ये एक्शन। जैसे अपने अभी का डीआईजी सखर ने, सर डीआईजी सखर फिरोज शाह, एसएसपी घोटकी मसूद बंगश, डेप्यूटी कमिश्नर घोटकी ताहिर वातू, लोकल हिंदू पंचायत के लीडर्स, मजहबी जमातों के रहनुमाओं को भी इसमें इंक्लूड किया कि भाई आओ हमारे साथ। सही बात। तो दिस इज अ गुड वे टू हैंडल इट। और ये कि पुलिस को काम करने दें ना, पुलिस को अपना काम कर लेने दें, ठीक है। आप अपने हाथ में क्यों कानून लेते हैं? और अगर, क्योंकि बहुत से फैक्ट्स जो हैं वो उस वक्त तो बात से बात निकल के जा रही होती है ना, तो एक्सप्लॉइट ना करें, पुलिस को काम कर लेने दें। और अगर किसी ने जाहिर है कोई ऐसा जुर्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। अब देखें, जो लोग एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं मेरी जान, वो तो एक्सप्लॉइट करेंगे। पॉइंट है कि आप उनको नाकाम करें। एंड आई थिंक कि ये अल्लाह का शुक्र है कि आग नहीं फैली अब तक। आई होप के एक दफ़ा 144 हट जाता है तो थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। लेकिन ये जो ट्रेंड एक शुरू हुआ था ना, ये बहुत एक डेंजरस था। और JUIF और बहुत सारी जो जमातें हैं वो अब सिंध में भी बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। और आप अगर बुजुर्गों से बात करें तो कहते हैं कि नहीं जी, मतलब सिंध की धरती में इस तरह के बीज कभी नहीं फल सकते। लेकिन ये बात डिनाइल है। अगर आप डिनाइल में रहेंगे तो ये चीज़ फैलती रहेगी। Again, I appreciate Sindh government, Sindh police and the local administration. इसमें रेंजर्स को भी कॉल आउट किया गया था। तो दिस वाज अ गुड एग्जांपल। ऑपरेशन मुबशर, वही कोऑपरेशन जिसके बारे में आप हमेशा कह रहे होते हैं ना, कि कोई एक दूसरे नहीं, कभी ऐसा होता भी है। चलिए फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, उसके बाद वापस आते हैं। तो चलेंगे पंजाब, जहाँ पर गैरत के नाम पर एक ऐसा कत्ल हुआ है कि जिसके शवाहिद पाकिस्तान से नहीं आए बल्कि बरतानिया से आए। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में नाम निहाद गैरत के नाम पर जो कत्ल होते हैं, हमने देखा कि इसी महीने जो मॉडल कम सोशल मीडिया सेंसेशन थी कंदील बलोच, उनका भी कत्ल हुआ। और एक दफ़ा फिर डिबेट छिड़ गई कि पाकिस्तान में जो है तकरीबन 1000 से ज़ायद ख़वातीन को हर साल इस बात पर मार दिया जाता है कि उनकी वजह से ख़ानदान की गैरत को कोई नुकसान पहुंचा है या मजरूह हुई है, इस बहाने से जिसके ज़ाहिर महरक़ात कुछ और होते। एक ऐसा ही वाक़या हुआ 2 रोज़ कबल, जो है एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तानी नशाद हैं, नाज शाह। उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ख़त लिखा और ज़रार कहा कि एक ख़ातून हैं जो कि ब्रिटिश नेशनल हैं, जिनका नाम है समिया शाहिद, उनकी मौत हुई है। ये दीना इलाका है, जहलुम के साथ है, मंगला और जहलुम के दरमियान। वहाँ पर एक ढोक ठिंगर कहते हैं जगह, वहाँ पर उनकी पुरस्रार हालत में मौत हुई है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो इनिशियली पुलिस ने कहा कि नहीं, वो फूड पॉइजनिंग से उनकी डेथ हो गई। ख़ानदान वालों ने कहा नहीं, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो सडनली मीडिया, लेकिन जाहिर है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने ख़त लिखा था तो उसके ऊपर एक्शन शुरू हुआ, मीडिया भी जाना शुरू हुआ। हमारे भी कुछ दोस्त गए, मेरी जो उनसे बात हुई है उनका ये कहना था कि समिया शाहिद की जो उम्र थी वो 28 साल थी। 4 साल पहले उनकी शादी हुई यहाँ पर उनके मामू के बेटे चौधरी शकील जो है, और जी सामिया शाहिद जो है उनकी शादी हुई। चौधरी शकील जो अपने मामू के बेटे हैं, उसके बाद कुछ ख़ानदान में ये बातें हुई कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं थी और उनके पेरेंट्स ने ये शादी ज़बरदस्ती कराई। हमें पता है कि इस इलाके में जो है लाला मूसा हो गया या मीरपुर हो गया, या यहाँ पे ख़ासा जो है लोग वहाँ यूके में रहते हैं, और वहीं से ज़ाहिर है जब बेटियाँ बड़ी होती हैं तो कुछ को ला करके यहाँ जबरी तौर पर उनका ब्याह कर दिया जाता है। तो ख़ानदान वालों का
जो कहना है वो ये था कि वो शादी से खुश नहीं थी और उसी साल वो वापस यूके चली गई। वहाँ उन्होंने डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर दिया। मुफ्ती सिप्तैन साहब हैं जिन्होंने फिर तलाक़ के इंडोर्स किया और तलाक़नामा यहाँ भिजवा दिया। और फिर उन्होंने दोबारा और उन्होंने फिर 2 साल बाद एक और शख्स हैं जिनका नाम है काजिम मुख्तार काजिम, जो दुबई में सेटल्ड हैं। वो यूके आते जाते रहते। मुलाकात हुई सामिया शाहिद के साथ और इनकी शादी हो गई 2014 में। अच्छा, इससे पहले कि आप आगे जाएं तो सैयद मुख्तार काजिम की डॉन न्यूज़ से भी गुफ्तगू हुई थी, तो उसके कुछ क्लिप्स भी हैं, तो पहले जरा ठीक है आप अगर हम सुन लेते हैं, बिकॉज़ काफ़ी जो बातें आप कर रहे हैं वो वही बातें कर रहे हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक बार सुन लेते हैं कि काजिम साहब का क्या कहना है। तो फादर ने डायरेक्टली मुझे थ्रेट्स दिए थे, मुझे भी मारने की कसम खाई थी उन्होंने और सामिया को भी मारने की कसम खाई थी। उन्होंने अपनी कसम पूरी कर दी है। और शादी भी महज एक फ़रेब था, ज़ोर और ज़बरदस्ती की शादी थी वो। और मैं क्या समझता हूँ हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि शादी ज़ोर ज़बरदस्ती हराम है। वो शादी सिर्फ इस वजह से की गई थी क्योंकि उसके कज़न शकील को इंग्लैंड लेके जाया जाए और उसको पासपोर्ट लेके दिया जाए। माँ उसको ये बताती है कि बाप घर पे बीमार है, बहन उसे टिकट के पैसे भेजती है, माँ बाप शादी से खुश नहीं है, ये फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखती है और फिर इसके कज़न से इसकी शादी थी। तो ये सारी बातें एडअप होके एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ये ऑनर किलिंग ही है, दूसरा कोई वजह नहीं है इसकी। जी आपने सुना मुख्तार काजिम को, और सबको ये बात पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब था कि सामिया शाहिद अगर अपने वालिदैन से नाराज़ थी तो आ कैसे गई पाकिस्तान में। तो अब जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, ज़ाहिर है उनके वालिदैन उनके साथ यूके में ही रहते हैं, तो उनके वालिद साहब पहले यहाँ आए, कुछ अरसे से रह रहे थे, फिर उनकी वालदा ने, क्योंकि सामिया जो हैं दुबई शिफ्ट हो गई अपने जो शौहर हैं मुख्तार काजिम के साथ, तो उन्होंने इनको फ़ोन किया इनकी वालदा ने और कहा कि तुम्हारा बाप बहुत शदीद बीमार है, जो बिल्कुल, तो उन्होंने कहा तुम वहाँ चली जाओ इससे पहले के खुदा ना करे वो मर जाए और ये वो। तो वो वहाँ गई और उन्होंने अपनी सहेली के साथ गई और उन्होंने वहाँ जा कर के फिर फ़ोन किया अपनी सहेली को और कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं और ये कोई चाल है। लेकिन बाय द टाइम 20 तारीख को जो है उनकी वहाँ पुरस्कार हालत में मौत हो गई और उनकी डेड बॉडी जो है वहाँ मिलती है उनके घर पे। पुलिस और रेस्क्यू को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली है। उसके बाद क्या होता है, एक जनरल मेडिकल रिपोर्ट बनी जिसमें लिखा गया कि लड़की की गर्दन पर ज़ख्म है, निशान है, और उसके अलावा जो है फोरेंसिक के लिए उनकी रिपोर्ट भेज दी गई और उसके बाद उनको दफना दिया गया। लेकिन जब से ये ख़त आया ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को, तो पुलिस ने दोबारा से वहाँ पर, ज़ाहिर मीडिया की बहुत कंसंट्रेशन हो गई, वो वहाँ गए हैं, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो उन्होंने जो है फिर ऑब्वियसली कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई उनको बुला करके डेलिब्रेटली मारा गया है। इलाके के लोगों का सस्पिशन यही है। पुलिस अभी तक इस बात पर कायम है कि जी हमें तो इस हालत में मिली थी और घर वालों ने कहा है कि ख़ुदकुशी की है उसने, लेकिन ख़ुदकुशी की ज़ाहिर है कोई वजह होती है। नहीं बिल्कुल वो भी होती है, कभी कभी देखें आप वजह आपको जाहिर नहीं होती, ठीक है, बंदा खुशबाश लग रहा होता है, आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या हो रहा होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू काजिम साहब, इसकी मैं पूरी इंटरव्यू सुन रहा था, तो कह रहे थे कि वो कह रहे कि मेरे नज़र में तो ऐसा हो नहीं सकता। वो बिल्कुल खुश गई थी और अपने वालिद साहब से मिलने गई थी इसी बहाने पे क्योंकि वो बीमार हैं वगैरह वगैरह। दूसरी बात उन्होंने ये भी की थी, उन्होंने कहा कि देखें एक निशान यहाँ था, कुछ खूनी झाग नाक में भी थी, ये भी एक था। उसने कहा कि यार जब ऐसी सिचुएशन है तो पोस्टमार्टम में कैसे रूल किया जा सकता है कि ये खुदकुशी है, तो ये मैं नहीं मानता। इस पूरी रिपोर्ट में जो फ्लॉ है ना वो ये है कि अगर इवन इफ इट वाज सुसाइड, तो रिपोर्ट में ये लिखा जाता है गैर तबई मौत है, और जब गैर तबई आप मौत करते हैं तो प्रॉपर पोस्टमार्टम होता है, एवरीथिंग। वो जो है ना उन्होंने बस फोरेंसिक को रिपोर्ट भेज दी और उनको दफना दिया गया। कोई ऐसा जो जनरल मेडिकल रिपोर्ट एक बनी, तो पुलिस ने भी अपना काम पूरी तरीके से नहीं किया। फिर उनके जो पहले शौहर हैं उन्होंने ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी ले ली, ऑल्दो पुलिस उनके साथ जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस सारी सूरत हाल में आपको जो पुलिस का ये कहना है कि इनके जो दूसरे शौहर हैं मुख्तार काजिम, उन्होंने पैसे तक नहीं दिए थे कि किसी तरीके से मेरी वाइफ जो है ना जा पाए, तो उनकी वालदा और उनकी बहन ने उनका टिकट अरेंज किया। यही अभी बता रहे थे काजिम साहब। तो वो जो है वहाँ से
वहाँ से ये हुआ कि फिर इन्होंने जब उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने शुरू किए, क्योंकि इनको अचानक इनके एक और कज़न हैं सामिया के, उन्होंने टेक्स्ट कर दिया जब ये ज़ाहिर है इनका फ़ोन नहीं मिल रहा था कि भाई कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी वो जो है ना वो हार्ट अटैक से मर गई हैं। तो इनको ये बताया गया और ये सडनली जो है ना जितनी दफ़ा ये स्टोरी चेंज हो रही है तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। और इन्होंने जब लड़की की वालदा और बहन को मैसेज किया तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखे हैं, ज़ाहिर एक टिक आ जाता है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिए। और इनकी वालदा जो है इम्तियाज़ बीबी उनका नाम है, वो जो जब उनकी डेथ हुई वो यहाँ आई और 2 रोज़ रहने के बाद वो चली गई, मतलब कहीं और चली गई। और सारा यही कहा जा रहा है कि फैमिली का जो एटीट्यूड है वो खासा सस्पिशियस है। अफसोसनाक बात ये, अब देखें जो भी इन्वेस्टिगेशन हकीकत है वो मतलब हम तो सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं ना, हमें नहीं पता। अफसोस की बात यह है कि अगर ये ब्रिटिश नेशनल नहीं होती और अगर इस ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने ख़त नहीं लिखा होता और अगर इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया इसको कवर ना कर रहा होता तो केस तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, किसी को पता भी नहीं लगता। दिस गोज़ सैकड़ों केसेस में होता है। दिस गोज़ टू शो कि जो ऑफिशियल हमारे पास फिगर्स आते हैं कि हर साल जो है 1100, तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि ज़ाहिर राइट्स एक्टिविस्ट यही कहते हैं कि जनाब बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर खुद ही ख़ानदान वाले लड़की को जो है कत्ल करके और खुद ही दफना के सारा कुछ, और इनका भी जनाजा वाले हैं तो फिर तो ख़त्म हो गई। और इनका जनाजा भी रात के खासी रात गए हुआ, तो जिसके बाद ज़्यादा वो हुई नहीं, बिल्कुल उससे बाद सस्पिशंस तो होती हैं, सस्पिशंस के भाई क्या आया ये है। बहरहाल ये केस में पुलिस अब ऑलमोस्ट कंक्लूजन तक उनका कहना है कि पहुंच रही है, तो देखते हैं क्या रुख इख्तियार करती है। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ज़रार के पास कुछ स्पेशल है आपके लिए। स्पेशल वेलकम बैक। और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इसी माह आपको इसी शो से हमने वार्न किया था कि अगर ये दुनिया तबाह होगी तो इसकी जिम्मेदारी पोकेमॉन गो पर होगी। क्यों मुबशिर, याद है आपको? बिल्कुल याद है, बल्कि मैं जरा चाय में देख रहा था, मुझे चाय में पोकेमॉन गिर गया मेरा यार। जी बिल्कुल। अच्छा, एनीवे पॉइंट है कि ऐसा ही होने वाला है और कुछ हमारे पास लाइव एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग ड्रोन कैमरा की फुटेज है जो इस बात का सबूत आपको दिखाते हैं। दिखाएं क्या हो रहा है लोगों के साथ, ये देखें, ये देखें यार, ये क्या हो गया? ये आपकी कौम है और ये पोकेमॉन की तलाश में खड्डे के अंदर। नहीं सीरियसली नहीं, ये ऑब्वियसली ये डॉक्टर्ड और ऐसी एक मजाकिया वीडियो है। हालात इतने खराब नहीं है लेकिन हो जाएंगे और इस बात का अब मेरे पास एक्चुअल रियल प्रूफ भी है और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लोग इतने मगन है, जिस तरह बिल्कुल आप ब्रेक में होते हैं ना कि आपसे कोई भी बात कर रहे होते हैं आपस नहीं वो फलाने ने ट्वीट की थी, मैं तो पोकेमॉन नहीं ढूंढते, मुझे पता तुम क्या ढूंढ रहे हो, छोड़ दो। लोग लेकिन जब फोन सामने होता है वो देखते नहीं होते वो कहाँ जा रहे होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। जैसे 2 कैनेडियन बच्चे थे, अच्छा, और वो इतने मगन थे पोकेमॉन की तलाश में कि वो बॉर्डर पार करके अमेरिका चले गए। नहीं यार, अब शुक्र है उनका नाम कोई खालिद अहमद या मुबशिर नहीं था, तो वो ग्वांटानामो बे नहीं गए, उनको वैसे थोड़ी पूछताछ हुई, वो वापस चले गए। तो वो जो बॉर्डर अथॉरिटीज थी वो भी पोकेमॉन खेल रही थी कि उनको नहीं पता। मेरा ख्याल कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे ज्यादा कोई इतनी लंबी चौड़ी नजर नहीं होती, लेकिन लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि यार ये क्या मतलब कि कोई भी उठ के घुस जाए और कह रहे मैं पोकेमॉन खेल रहा हूँ। चले ये अपनी जगह, ये तो आप नया आइडिया दे रहे हैं, मैं बिल्कुल आई एम सॉरी नॉट लायबल फॉर दिस। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब आप पोकेमॉन गो स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले एक वार्निंग आती है कि प्लीज़ यार जहाँ जा रहे हो ना नज़र रख लिया करो ना, गौर किया करो कि आप कहीं गिर विर ना जाएं। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि सैन डिएगो में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। एक वीडियो भी दिखा देते हैं, 2 लोग थे, वो पोकेमॉन की तलाश में जा रहे थे बीच की तरफ, और ये आप देख रहे हैं ये जो क्लिफ है 50 से 100 फुट वो नीचे गिरे हैं पोकेमॉन की तलाश में। शुक्र करें कि नीचे रेत थी, बीच थी, तो वो बच गए। फिर उनको रोप के जरिए दोबारा ऊपर बुलाया गया और सैन डिएगो पुलिस ने बाकायदा एक वार्निंग भी दी है। तो इस तरह के 2-3 और केसेस भी हुए हैं। एक वही CNN पे अभी एक वीडियो था कि एक बंदा एक पुल के ऊपर पोकेमॉन को तलाश कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं रियलाइज हुआ कि
आगे एक पूरी नहर भी है, तो उसके साथ क्या हुआ आपको दिखाते हैं थ्रू हिज वीडियो फोन, थ्रू हिज फोन। दिखाएं प्लीज। नहीं दिखाना, अच्छा से पोकेमॉन पकड़ा है, इसके ऊपर ऑडियो भी है। ओके। एक दो इसने मतलब परेशान होकर गालियां भी दी हैं, वो हमने ब्लीप आउट कर दी हैं। लेकिन ये जा रहा है ये आपको ऑडियो नहीं आई, लेकिन ये इसकी पानी में गिरने की, बुलबुले की भी ऑडियो नहीं आई। well, क्या करें। अच्छा, अब ये तो फनी था, लेकिन कोई दुनिया के इलाके हैं जहाँ पर आपकी एक्चुअली ये करते हुए जान जा सकती है, जैसे कि बोस्निया। मैं कहने वाला था, बिल्कुल कहने वाले थे कि वहाँ पे इतनी माइंस बिछी हुई हैं कि वहाँ पर जो है अथॉरिटीज़ ने स्पेशली वार्निंग इशू की है कि जनाब इन लैंड माइंस की वजह से खुदा के लिए पोकेमॉन खेलते हुए आप इन लैंड माइन में ना घुसें। क्योंकि होता क्या है कि आपको अलर्ट आ गया आपके फ़ोन में कि फलानी जगह पे पोकेमॉन है, तो आप भाग रहे हो, आपको नहीं पता कि यार नहीं फलानी जगह में लैंड माइंस ही हैं, तो ये पोकेमॉन की तलाश थोड़ी मुझे पता नहीं क्यों टॉम एंड जेरी याद आया था, जिस तरह वो दीवार से नहीं टकरे मारते कि बस के दे हैव टू मेक देयर वे, तो वो बस वो किसी की नहीं सुनते उस वक्त, और उन्हें आप कुछ भी कर लें। तकरीबन ऐसा ही है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी से तो बंदे को फिर भी बचना चाहिए। आपको याद है जापान में फुकुशिमा बिल्कुल न्यूक्लियर प्लांट पे एक मेल्ट डाउन हुआ था, और अभी भी रेडिएशन है कि जब वो रोबोट भी अंदर भेजते हैं मॉनिटरिंग के लिए, रोबोट भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। चेरनोबिल था, चेरनोबिल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जापान के पोकेमॉन प्लेयर्स कभी उस फैक्ट्री के अंदर भी नजर आ जाते हैं पोकेमॉन। तो वहां पे जापान ने भी एक वार्निंग दी है लोगों को कि जी अगर आप यहाँ जाएंगे ना तो आप रेडिएशन से मर जाएंगे, तो इतना भी आपको पोकेमॉन का शौक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल बहुत से लोग कर रहे हैं कि भाई पोकेमॉन पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हुआ है या ये पोकेमॉन बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं, इनको कैसे मतलब ये नामालूम है मॉन, यू कैन कैच देम ऑल। लेकिन एनीवे यहाँ पे भी होता है, और इनफैक्ट एक लोकल बस सर्विस है कराची में, सुपर सवारी। अच्छा, तो उन्होंने एक स्पेशल सर्विस भी लॉन्च की है कि चलो यार बस की छत पे चलो और हम सब साथ मिलके पोकेमॉन ढूंढते हैं, और थोड़ा शहर की सैर भी हो जाएगी। तो एनीवे बट पॉइंट इज के अगर ये लोग मगन है तो बहुत लोग तंग भी हैं। कनाडा में एक पोके स्टॉप्स होते हैं ना जहाँ पर ज्यादा पोकेमॉन मिलते हैं, तो एक पोके स्टॉप एक खातून के अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे था। वो इतनी तंग आ गई कि शबो रोज मतलब लोग वहाँ पे ओ आई कॉट दिस, ओ आई कॉट दैट, तो उसने बंदूक ली, उसने फायरिंग शुरू कर दी। ठीक है, लोग बच गए, और ये कनाडा में है सर, जहाँ पे मतलब ये टेक्सास नहीं है कि मतलब 4 साल के बच्चे के पास भी बंदूक है। टेक्सास में होता तो वो टेक्सास में होता तो अभी तक तो मतलब जेनोसाइड हो गई होती ना। और इनफैक्ट ये भी उस पे भी मैं आता हूँ, बड़ी मजेदार हुई है। तो एनीवे उसने ओपन फायर कर दिया, फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको ले गए। ग्वाटेमाला में पहली पोकेमॉन रिलेटेड किलिंग हुई है। अब ये कैसे, क्योंकि पोकेमॉन ऐप में आपको ना सिर्फ शहर का मैप आ रहा होता है, ना सिर्फ आपको पोकेमॉन नजर आ रहे होते हैं, कभी कभी आपको ये भी पता लग जाता है कि बाकी प्लेयर कहाँ हैं। तो अगर आप किसी पर हमला करना चाह रहे हैं तो उसको ट्रैक करने का भी ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ग्वाटेमाला में यही हुआ कि एक 18 साल के लड़के को एक अलर्ट आया कि फलानी जगह पोकेमॉन है। वो निकला और वहाँ पर कुछ मुसल्लह अफराद उसके लिए इंतजार कर रहे थे और उसको गोली मार दी। और वो अच्छा, मैं समझा कि शायद ये पोकेमॉन पे झगड़ा हो गया कि अगर अच्छा 2 लोग होते हैं तो दे कैन साइमल्टेनियसली कैच दैट। नहीं, आई थिंक सिर्फ एक बंदा ही पकड़ सकता है, मुझे नहीं पता। तो इस पे तो बड़ा यानी झगड़ा होने वाला है। झगड़ा भी हो सकता है, लोगों को चिल्ला वगैरह भी चले। और लेकिन कभी अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है ना कि आप देखें, अब फर्ज करें आप चोर हैं, हाँ, तो आप वहीं जाएंगे जहाँ पे आप आसानी से चोरी कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि फलाने पार्क में 50,000 बंदों ने आना है, तो और वो अपने फोन में मगन है, कम से कम उनकी फोन तो चोरी हो ही जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये एक सेकंड, किस शहर में, ये यूएस में लास वेगस में क्या हुआ कि लोग निकले, एक पार्क में गए पोकेमॉन ढूंढने, तो वहां पर चोर आ गए एक गाड़ी में। उसने बंदे ने बंदूक निकाली, उसने कहा कि अपना सारा जो भी वॉलेट शॉलेट फोन है मुझे दे दो। तो बंदे ने कहा 1 सेकंड यार मैं पोकेमॉन पकड़ लूं। उसने पोकेमॉन पकड़ा, उसने अपनी बंदूक निकाली और चोरों को गोली मार दी यार। ये भी अच्छा, कराची में अगर जो है ना मोबाइल लेके लोग ऐसे घूमने शुरू हो गए तो मेरे ख्याल में सारे चोर जो है ना, मोबाइल थीव्स जो है ना, वो पोकेमॉन पकड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर तो पोकेमॉन की कन्फेशनल वीडियोस आएंगे सर। चले फिलहाल कल दोबारा मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।